So let's start. So, good morning. गुड मॉर्निंग सर। कि हम लोग डिस्कस क्या कर रहे हैं, गामा रे स्पेक्ट्रोमेट्री के बारे में। और अभी तक जो भी डिस्कशन किया है वो स्पेक्ट्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, आज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे गामा रे स्पेक्ट्रम जो आता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और स्पेसिफिकली एग्जामिनर जो है किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है इससे रिलेटेड, उसको समझने की कोशिश करेंगे। पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जनरली जो होता है एक प्रैक्टिकल आता है गामा रे स्पेक्ट्रोमेट्री का। और सपोज और ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के यहाँ, जैसे यहाँ पे आप काम कर रहे हो, कोई स्पेक्ट्रोमीटर ठीक से काम ना कर रहा हो सकता है कि ना मिले आपको एग्जाम में प्रैक्टिकल। नहीं भी मिलेगा ना, तब भी एग्जामिनर्स स्पेक्ट्रोमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, राइट। क्योंकि स्पेक्ट्रोमीटर का रोल न्यूक्लियर मेडिसिन में काफ़ी है, वो हम लोग ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं पहले भी, कि इंक्लूडिंग नन मतलब इन विट्रो और विट्रो दोनों ही केस में स्पेक्ट्रोमीटर का यूज होता है। मतलब इमेजिंग करो या नॉन इमेजिंग करो, क्योंकि इसका मेन काम जो है एनर्जी आइडेंटिफिकेशन है। तो हमें एनर्जी को आइडेंटिफाई करना पड़ता है और फोटो पिक सेट करना पड़ता है, और उसी फोटो पिक का हम मेजरमेंट लेते हैं। इसलिए इसके बिना तो काम न्यूक्लियर मेडिसिन में चलना नहीं। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एग्जाम में आए, डायरेक्ट क्वेश्चन आए ना आए, इन ग्रैंड वाइवा तक जाते जाते कहीं ना कहीं हो सकता है कि टकरा ही जाए। किस्मत आपकी है, ना टकराए तो अच्छी बात है, लेकिन टकरा गया तो आपको अच्छे से जवाब देना पड़ेगा। एंड आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको अच्छा खासा नॉलेज इसके बारे में है। ठीक है, वहां पे कोई माफ नहीं करने वाला है। ठीक है, पानी पियो। ओके, ठीक है, तो फिर मैं स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो, अलग अलग टाइप का ना आपको स्पेक्ट्रम दिखेगा। पहली चीज, जैसे यहाँ पे आप ये देखो, एक टेक्नीशियम का स्पेक्ट्रम दिखाया है, राइट। ये देख रहे हो, एक टेक्नीशियम का स्पेक्ट्रम दिखाया। दूसरा स्पेक्ट्रम जो है वो एक स्पेक्ट्रम इंटरमीडिएट का है, ये देख रहे हो। एक स्पेक्ट्रम देखो, ये स्पेक्ट्रम है, ये दिखा रहा है जहां पे अभी माउस मेरा होवर किया। दूसरा स्पेक्ट्रम एक ये है, ठीक है। और तीसरा स्पेक्ट्रम जो है डॉट 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 वाला, ये वाला स्पेक्ट्रम, ठीक है। यहाँ पे वो मार्क किया हुआ है कौन सा कलर जो है ड्यूअल स्पेक्ट्रम है, कौन सा जो है आयोडीन 123 का है और टेक्नीशियम 99 के इनका है। और प्लस यदि दोनों ही बॉडी में मिक्स्ड है, मतलब दोनों ही एक्टिविटी इंजेक्टेड है, आयोडीन भी है और आयोडीन 125 भी है और टेक्नीशियम 99 भी है, तो स्पेक्ट्रम का कलर डैश डैश वाला। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट जो हमें देखना है वो, कि पहली चीज तो हर आइसोटोप का स्पेक्ट्रम देखो अलग अलग है। ठीक है, समझ गए। जब कंबाइंड ले रहे हैं तब भी अलग है, इंडिविजुअल ले रहे हैं तो अलग है। एक पॉइंट ध्यान में रखना है, अभी अभी तो इतना ही बस ध्यान में रखना है। शेप देख करके तो पता चल रहा है ना कि सेम शेप नहीं है। कैसे नहीं है, देखो, एक तो एक नीचे से है, एक ये इस एरिया में हाई है, मतलब इसका परसेंटेज जो भी है इस एनर्जी का, यहाँ पे देखो, यहाँ पे काउंट्स दिया हुआ, राइट। और इस एक्सिस पे क्या है, एनर्जी दी हुई है कि किस एनर्जी का फोटोन आ रहा है। तो किसी केस में तो कम आ रहे हैं फोटोन, किसी केस में इसी एरिया में फोटोन्स इतने हैं, और किसी केस में फोटोन्स ऐसे हैं, राइट। दूसरा देखो, यहाँ पे कर्व देख रहे हो, ये जैसे मुड़ रहा है यहाँ, कैन यू जस्ट सी। यहाँ पे ये देख रहे हो, स्लोप इसका देख रहे हो यहाँ पे। फिर इस वाले में वैसे ही जब ये मुड़ रहा है तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे डिफरेंस, कैन यू जस्ट सी, ऑब्जर्व, राइट।
उसी तरह से इसका भी देखोगी तो ये देखो पहले इधर की तरफ नीचे आ रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, और इसमें ऐसा ऊपर नीचे आ करके ऐसे चल रहा है, यहाँ पे एक डिफरेंट वे में चल रहा है। तो इसलिए स्पेक्ट्रम जो है वो अलग अलग है, पहली चीज। दूसरा, यहाँ पे यदि आप फिगर का लीजेंड देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, साइमल्टेनियस टेक्नीशियम 99M एंड आयोडीन 123 ड्यूअल रेडियोन्यूक्लाइड इमेजिंग विथ ए सॉलिड स्टेट डिटेक्टर, बेस्ट ब्रेन एस्पेक्ट सिस्टम एंड एनर्जी बेस्ड स्कैटर करेक्शंस। जहां से भी दिया, जहां से भी हमने उठाया है, वहां पे डिटेक्टर की भी बात लिखी हुई है कि सॉलिड स्टेट बेस्ड डिटेक्टर है। ठीक है, क्लियर। एक बात अभी क्या है, हम लोगों ने जो पढ़ा है यहां तक सही है, आगे चलो। दूसरा देखो, एक और स्पेक्ट्रम देखो, ये रियलिस्टिक एनर्जी स्पेक्ट्रम है, और ये स्पेक्ट्रम जो है वो है सीजियम 137 का, राइट, जिसका फोटोपिक एनर्जी जो होता है वो 662 केवी होता है। अभी देखो इसका देख रहे हो स्पेक्ट्रम, इस स्पेक्ट्रम में देखो यहाँ पे एक पीक आ रहा है, फिर देखो इसका नेचर देखो कैसे जा रहा है, ये देख रहे हो, ड्यूलिंग ड्यूलिंग, और यहाँ पे देखो कितना अच्छा सा एक डिप बन रहा है, फिर उसके बाद शार्प पिक जा रहा है, और यहाँ पे आकर के ये देखो शार्पनेस यहाँ पे आकर के कैसे डाउन हो रहा है। ठीक है, ये सीजियम 137 का पिक है। सैंपल स्पेक्ट्रम दिखाया, ये रियलिस्टिक है, मतलब जो आपने एक्चुअली हमने मेजर किया है, रेडियो एक्टिविटी रखा वेल काउंटर के अंदर और उसका स्पेक्ट्रम जेनरेट किया, वो स्पेक्ट्रम ऐसे दिखता है। यहाँ पे क्या दिखा है, यहाँ पे एक सैंपल दिखाया है, सैंपल स्पेक्ट्रम। सैंपल स्पेक्ट्रम मतलब ये है कि इस टाइप का सीजियम का स्पेक्ट्रम आएगा, उसको स्कीमेटिक ड्रॉ किया हुआ है, और उसमें क्या क्या चीज, क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे वो उसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। जैसे ये वाला एक जो पॉइंट जो दिख रहा है आपको, एक लाइन जैसे दिख रहा है, ये फोटोपिक की एनर्जी है, ये 662 वाली कहीं, और एक छोटा सा पिक यहाँ पे दिखाया है, बाकी जगह कुछ नहीं दिखाया। यहाँ पे देखो, फिर उसी को एक देखो ऐसे हाथ से खींचा है, वैसे ही करके, ठीक है, फिर इसमें, और इसमें क्या किया उसने, ए बी सी ऐसे करके डी ई एफ जा करके यहाँ पे कुछ लेबल किया हुआ है, और वो सारी चीजें जो है यहाँ पे लिखी हुई है कि ए जो है, ये वाला जो चीज भी आया यहाँ पे, इट इज बिकॉज ऑफ फोटोपिक। बी वाला पार्ट जो है वो कंटिन्यूम है, कॉम्पटन कंटिन्यूम है। सी जो है कॉम्पटन एज है। डी जो है वो क्या है, बैक स्कैटर पीक है। ई जो है बेरियम एक्सरे फोटोपिक है, और एफ जो है वो लेड एक्सरे का पिक है। मतलब स्पेक्ट्रम के हर पार्ट को यहाँ पे लेबल किया हुआ है, और उसका नाम दिया, उस पार्ट का नाम दिया हुआ है। तो एक यहाँ पे इस बात को नोटिस करना जरूरी है, और वो ये सारे टर्म्स आप लोगों को याद होने चाहिए। एग्जामिनर स्पेशली वो नाम देकर के नहीं पूछेगा, वो हो सकता है कि स्पेक्ट्रम बोले, आपको सीधे बोले एग्जाम में कि आप ना इसका एक स्पेक्ट्रम की कोई भी रेडियो आइसोटोप दे, बोलेगा इस रेडियो आइसोटोप का लेट्स से सीजियम 137 का एक आप सैंपल स्पेक्ट्रम खींचिए, खींच करके दिखाइए, राइट। तो आप क्या करोगे, आप उसको पहले डायग्राम बनाओगे। जब डायग्राम बनाओगे तो वहां पे एक्स एक्सिस पे आपको क्या लिखना है, एनर्जी लिखनी है, लेबल करनी है, और दूसरे वाले पे काउंट जाएगा, राइट, या नंबर ऑफ फोटोन्स जो अपीयर होते, और उसके बाद यही सारी चीज लेबल करनी है आपको कि ये एरिया है, ये एरिया है, और ये है। यदि आप इतना कर पाते हो तो वहीं से एग्जामिनर अपना मूड बना लेता है कि ठीक है, इस बच्चे को समझ होगी, आगे की भी समझ होगी, हो सकता है कि वो आपसे आगे ना जाए, लेकिन यदि ये नहीं बता पाया तब वो और नीचे उतरेगा, बहुत सारी चीजें फिर क्वेश्चन पूछने वाला है। सो बी श्योर अबाउट दैट। नेक्स्ट, यदि आप इतना एक्सप्लेन कर दिए तो भी वो आगे जाएगा, वो अब आगे जाएगा, इसलिए क्योंकि वो ये जानना चाहेगा कि आपको रियली इसके सारे के एक्सप्लेनेशन पता है, आपको वाकई में समझ डेवलप हुई है क्या, करेक्ट,
कि ये सारी चीजों को आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि ऐसा क्यों आया। अब वहां पे आपके मार्क्स प्लस हो रहे हैं, याद रखिएगा। देयर इज अ डिफरेंस। जब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, तो हम एक केस ये होता है कि जब हम आपके मार्क्स को इंक्रीज करके और आपको बाकी लोगों से अलग करना चाह रहे हैं कि वेदर यू आर बेटर देन अदर पीपल, शुड वी मेक नंबर 1 और नंबर 2, कहाँ तक लेकर के जाएं इस बच्चे को। और दूसरे केस में होता है जब एग्जामिनर आगे और क्वेश्चन पूछते जाता है, तो उसका ये मतलब ये भी हो सकता है कि आपने एक क्वेश्चन का सही जवाब नहीं दिया है, अब वो दूसरे ढंग से वो उतर रहा है, तो आपसे वो जानना चाह रहा है। हो सकता है कि स्ट्रेस में आप भूल गए हो कोई चीजें, लेकिन यदि आपको और क्लियरिटी के साथ पर्टिकुलर चीजें पूछी जाए, तो मे भी हो सकता है कि आप अच्छे आंसर कर पाओगे। तो उसके चीजों को देख करके आपको भी एडजस्ट करना चाहिए, और एग्जामिनर ऐसे ही डिसाइड करता है। फिर दे यूज टू बी, जनरली मैंने देखा है कि एक स्टूडेंट्स के दिमाग में ना, एक स्टूडेंट्स की बात नहीं है, वो ह्यूमन नेचर है। हर आदमी ना किसी चीज को प्रीजुडिशियस रूप में देखता है कि पता नहीं एग्जामिनर तो ऐसा ही था, पता नहीं कैसे क्वेश्चन पूछते थे लोग। लेकिन वो बायसिंग नहीं रखनी चाहिए। स्टूडेंट को ये सोचना चाहिए कि मुझे कितना आता है, मेरी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए और मुझे जवाब देना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ हु इज आस्किंग द क्वेश्चन। इवन इफ somebody is biased also, it doesn't matter if you are good enough. if you answer, मान लो कि मैंने डिलिबरेटली कोई क्वेश्चन पूछा है जानते हुए कि आपको नहीं पता होगा, और यदि आप जवाब देते हो, तो ऑटोमेटिकली मैं आपको प्लस करने वाला हूं, क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशन था कि आपको नहीं पता होगा। यदि आप अच्छा कर रहे हो तो आप अच्छा मिलेगा आपको। सो डू योर हार्ड वर्क, ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग आउट, और उस मोटिव से स्टूडेंट्स को जाना चाहिए एग्जाम में। ठीक है, तो एक लेवल करने की बात वो पूछ सकता है। दूसरा देखो, अब तीसरा एक और स्पेक्ट्रम देखो, ये तो सीजियम 137 का स्पेक्ट्रम था। अभी आयोडीन, यहाँ पे अब टेक्नीशियम का सैंपल स्पेक्ट्रम दिखा रहे हैं। अब टेक्नीशियम के सैंपल, जितनी तरह की चीजें यहाँ पे लेवल थी ए से लेकर के एफ तक, क्या ए से लेकर एफ तक सारी अवेलेबल है इसमें? नहीं। क्यों बाकी चीजें मिसिंग है? दिस बिकम्स ए क्वेश्चन। नहीं, यहाँ पे फोटो पिक है, फोटो पिक विथ आयोडीन के सेल एक्सरे पिक है, एस्केप पिक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लेड एक्सरे फ्रॉम द लेड सील्ड है, नोट द एब्सेंस ऑफ कॉम्पटन कंटिन्यूड। आप समझ रहे? तो स्पेसिफिकली वो इस तरह की चीजें पूछेगा, ये चीज यहाँ पे कैसे मिस हो रही है, यहाँ पे ये चीज क्यों बदल जा रही है। ठीक है, इसी टाइप के क्रॉस क्वेश्चनिंग्स होते हैं एग्जाम्स में। एक और देखो स्पेक्ट्रम में, यहाँ पे देखो इंडियम 111 का, देखो इसका स्पेक्ट्रम डिफरेंट है। अब देख रहे हो, तो ये ऐसा क्यों है, इसमें अलग अलग चीजें क्यों ऐसे आ रही है। फिर यहाँ पे जहां से भी हमने स्लाइड उठाया है, वो वहां पे देखो एक एक्सपेरिमेंट भी दिया है, किस तरह की ज्योमेट्री बनाई है। यदि हम चाहें तो इसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना सकते हैं, फिगर बना दिया यहाँ पे, फिर हम क्वेश्चन बना सकते हैं। आप अपना दिमाग लगाओ, यहाँ पे पर्टिकुलर चीजों के आंसर करो, या हम इसको शॉर्ट क्वेश्चन भी बना सकते हैं, एक्सप्लेन एवरीथिंग इज इन डिटेल, क्वेश्चन फ्रेम करके चीजों को। सही है जी? डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्ट्रम देखा आपने? ओके फाइन। एक और स्पेक्ट्रम देखते हैं, इफेक्ट ऑफ पल्स पाइलअप। हमने पिछले क्लास में पल्स पाइलअप भी डिस्कस किया था कि पल्स जो है वो पाइलअप हो जाए, मतलब एक अभी पूरा का डिटेक्शन नहीं हुआ है, तभी उसके बाद जनरली जब डिटेक्शन होता है तो एम्पलीफायर का जो एक पल्स जो आया, तो फाइनल एम्पलीफायर का जो आउटपुट जो होता है वो क्या होता है, राइजिंग पल्स होता है, एंड देन इट डिकेज। अभी वो पूरा का पूरा डिके नहीं हुआ है, तब तक एक दूसरा पल्स आ गया, राइट, और वहां से जहां तक उसका डिके होता है वहीं से फिर ऑन होना शुरू हो जाएगा। आप समझ गए? तो जिसमें हम लोगों ने ये दिखाया था कि वो पहले उसका डिटेक्शन, दो कर्व हमने बनाए थे,
एक पहले से शुरू हुआ था, फिर डाउन हुआ, उसके जब तक कंप्लीट नहीं डीके हुआ था उसके पहले ही दूसरा पल्स आ गया था, वो फिर दिखाया था। उसके बाद दोनों का सम्ड वैल्यू दिखाया था और वहां पे लिखा था कि यदि ऐसे ऐसे कंडीशंस होंगे तो जो स्पेक्ट्रम जो मिलेगा इट इज नाइदर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी वन ऑफ द सिंगल पल्स, मतलब ये दोनों में से किसी का वो रिप्रेजेंटेशन नहीं है। हाँ करेक्ट, ठीक है। तो पल्स पाइलअप जब होगा, इस टाइप के जब सर्कमस्टांसेस अराइज होंगे तो स्पेक्ट्रम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो नोटिस इट आउट, देखो ये यहाँ पे ये ट्रेलिंग देख रहे हो, यहाँ यदि पल्स पाइलअप नहीं है तो ये देखो शार्पनेस देख रहे हो, और यहाँ पे दूसरा ये देखो, इसका नेचर देखो, ये वाला पार्ट का नेचर भी देखो, बेसलाइन भी देखो शिफ्ट हो रहा है, देख रहे हो पीक इसका यहाँ आना चाहिए था, कहाँ पे इधर की तरफ आना चाहिए था, इतना का शिफ्ट हुआ। पल्स पाइलअप हुआ तो ये पहले आ रहा है पीक, आप समझ रहे हो, देख रहे हो यहाँ पर देखो ये 40 से शुरू हुआ था और यहाँ पे 40 के पहले शुरू हुआ। So, ये सब चीज ना मेटिकुलसली नोटिस करना, फिगर देखना, समझना ऐसा क्यों हुआ होगा, इसको इंटरप्रेट करना, ये इस चैप्टर का मेन मोटिव है। ये आपको अभी तक हमने मोटिवेशन बताया कि व्हाई यू शुड स्टडी दोज थिंग्स आउट, ठीक है, क्यों आपको इंटरेस्ट लेना चाहिए इन चीजों को समझने में, बिकॉज दिस इज रिवार्डिंग फॉर द एग्जाम। और बाकी जिन लोगों को अंडरस्टैंडिंग से मतलब है, जिनको अंडरस्टैंडिंग सेटिस्फेक्शन देता है, तो उनके लिए तो बाकी चीजें खत्म ही हो जाती। दे जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है जी मुझे समझने से मतलब है, बाकी तो ठीक है, मुझे इसी से ज्यादा खुशी है। बट समबडीज मोटिवेशन कैन बी कि मुझे एग्जाम में आता है, बताओ वही चीज काम करो, बाकी चीजों से मुझे मतलब नहीं। सो डिससेटिस्फाइड फॉर द बोथ पार्टी, ठीक है। सो फार सो गुड। अनदर स्पेक्ट्रम देखते हैं, एक और देखते हैं। देखो ये कोबाल्ट प्रोटेशियम का स्पेक्ट्रम दिखाई है पल्सर। एक देखो यहाँ पे जब बैक स्कैटर की बात दिखा रही, जब स्कैटरिंग मटेरियल कंडीशंस चेंज हो जा रहा है, तो ये देखो कर्व कैसे आता जा रहा है। यदि बैक स्कैटरिंग मटेरियल नहीं है तो कर्व मतलब जो स्पेक्ट्रम जो है वो कैसा है, तो डिफरेंस देखा आपने। आगे चलो, अब यहाँ पे क्या मदद करेगा और क्या आपको ध्यान में रखना है। एक्सपेरिमेंटल कंडीशन जब भी आप जवाब दोगे उस समय पे एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस बहुत बहुत मदद करता है कि जहाँ पे सोर्स कहाँ रखा था, उसके आसपास के इन्वायरमेंट कैसे थे, राइट। तब जाकर के स्पेक्ट्रम को आप एक्चुअली में एक्सप्लेन कर पाओगे। यदि वो मिस कर जाओगे तो आप चले गए, मारे जाओगे। फिर आपने उसको कंसिडर नहीं किया, तो उसको इन्वायरमेंट को कंसिडर करना बहुत जरूरी है जहां पे इंटरेक्शंस हो रहा है, ठीक है जी। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सोर्स रखा हुआ है और ये इसके पीछे देखो एक मटेरियल रखा हुआ है जहां से वो बैक स्कैटर का हमने सिचुएशंस पैदा किया। बेसिकली वी हैव क्रिएटेड द सिचुएशन टू लेट बैक स्कैटर हैपेंस, राइट। ये यहाँ पे दिखा है बैक स्कैटरिंग का दिखा। दूसरा देखो ये आपका फोटो यहाँ पे ये डिटेक्टर है, इसके बाद ये फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब है, अदर उसके बाद के इलेक्ट्रॉनिक्स है। लेकिन यहाँ पे भी देखो कुछ शील्डिंग मटेरियल्स है, इधर भी शील्डिंग मटेरियल्स है। ऐसा सिचुएशन देखा गामा प्रोब जो होता है, जो थायराइड वाले प्रोब जो करते हो, ये थायराइड वाला जो प्रोब जो होता है, उस थायराइड वाला प्रोब में ये जो ऐसे करके जो मुंह जो खुला हुआ है ना, वो पूरा ये शील्डिंग मटेरियल है जो 25 सेंटीमीटर हाँ लगा होता है। हाँ, जो जहाँ पे अटैचमेंट लगा हुआ जो मेजर करने के लिए, तो ये तो जो है ये वाला सारा उसका शील्डिंग मटेरियल, और इधर की तरफ यहाँ पे डिटेक्टर है, आप समझे। तो ये सब ध्यान में रखना, जो पेशेंट के नेक पे ये वही है। और दूसरा जो है ये यहाँ पे ये जो है जो क्रिस्टल के साथ जो भी इंटरेक्शंस होएगा, वो गामा फोटोन इधर से भी इंटरेक्ट करेगा, इधर से इंटरेक्ट होकर के फिर वापस इसके अंदर आ सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी आपको मिस नहीं करनी है, ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। तो एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे व्हाइल इंटरप्रेटिंग द गामा रे स्पेक्ट्रम। कोई भी पर्टिकुलर पिक क्यों आया,
वो यहाँ पे क्या आया है, वो एक्चुअली में इट इज बिकॉज ऑफ अदर टाइप ऑफ इंटरेक्शंस, या एक्चुअली में उस वहां पे जो गामा सोर्स जो मैंने रखा है वो उसका एनर्जी है, आप समझ रहे हो, उसका पिक है, या किसी अदर कारण से पिक आ रहा है। क्योंकि हमारा मेन काम क्या था, एनर्जी आइडेंटिफिकेशन था। तो कई जगह का पिक जो आ रहे हैं वो एक्चुअली में उसके एनर्जी पिक नहीं है, इसीलिए हमने अलग अलग नाम दिया, फोटो पिक दिया, बाकी कॉम्पटन एज दिया, राइट, समड पिक दिया, इसलिए तो दिया ना। और वी आर इंटरेस्टेड इन जस्ट फोटो पिक, याद रखेगा, क्योंकि फोटो पिक ही जो होगा वो एनर्जी को आइडेंटिफाई करेगा, राइट, ठीक है, चलिए जी, ठीक है। सो नाउ कम टू द सब्जेक्ट ऑफ, देखो अभी तक हम लोगों ने यही पढ़ा कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है वो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट है, डिटेक्टर है, प्री एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर है, उसको हाई वोल्टेज सप्लाई जो है प्री एम्पलीफायर को मिल रही है, और यहाँ पे सिंगल चैनल एनालाइजर है, और दूसरा टाइप जो है उसमें मल्टी चैनल एनालाइजर। सिंगल चैनल एनालाइजर होगा तो हमें एक एक एनर्जी चैनल सेट करना पड़ेगा, उसका काउंट अपने से लेकर के मेजर करना है और फिर हम ग्राफ खींचते हैं। तो वहाँ लर्निंग थोड़ी ज़्यादा बेहतर होती है सिंगल चैनल, जैसे आप खुद एक एक चैनल चेंज करते हो, फिर उसके काउंट मेजर करते हो, और फिर उसको लिखते हो, एक टेबल बनाते हो, और उस टेबल से जा करके फिर आप ग्राफ ड्रॉ करते हो, या स्पेक्ट्रम जिसको बोलते हो, स्पेक्ट्रम ड्रॉ करते हो कि ईच चैनल में कितने काउंट्स आए थे। और फिर जनरली एक्सपेरिमेंट जो होता है उसमें एनर्जी रिजोल्यूशन निकालने के लिए आता है कि परसेंटेज इस सिस्टम का एनर्जी रिजोल्यूशन कितना है, ठीक, वो एक्सपेरिमेंट हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, अभी यही पढ़ा है, गुड। सेम चीज जो है, देखो इसको डायग्रामेटिक फॉर्म में दिया, यहाँ पे ये सोडियम आयोडाइड थैलियम एक्टिवेटेड क्रिस्टल जो है वो आपका डिटेक्टर हो गया, राइट, और फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये जो है वो डिटेक्टर वाला जो कंपोनेंट जो था वो पूरे कंपोनेंट के बीच में आ गया है, क्योंकि बिना फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब के यहाँ चार्ज जनरेट नहीं होने वाला है, समझ गए, वोल्टेज नहीं जनरेट होगी। जब वोल्टेज जनरेट हो जाएगा या करंट जनरेट होगा तभी आगे हम उसको प्री एम्पलीफायर पे लेके जाएंगे, फिर सब्सिक्वेंट एम्पलीफायर, और फिर आगे जैसे भी चाहे, राइट। तो देखो यहाँ के बाद का आउटपुट जो है वो प्री एम्पलीफायर को जा रहा है, राइट, और ये देखो इसको, इस सिस्टम को हाई वोल्टेज सप्लाई मिल रही है, जो डिटेक्टर और उसमें जो हम दिखा रहे थे, जहाँ पे डिटेक्टिंग सिस्टम को एक बायस चाहिए, एक वोल्टेज का बायस देना पड़ेगा ताकि चार्ज कलेक्ट हो पाए, हमने इस बात पे एम्फसाइज किया था, ठीक है। उसके बाद देखो इस प्री एम्पलीफायर का आउटपुट जो है वो एम्पलीफायर को आ रहा है, और एम्पलीफायर का आउटपुट मल्टी चैनल एनालाइजर को जा रहा है। सेम सेम डायग्राम जो इसके पहले वाले स्लाइड में था, वही डायग्राम इन टर्म्स ऑफ क्या है, फिगर के रूप में है, और थोड़ा सा उसको इलस्ट्रेट कर दिया, पिक्टोरियल फॉर्म में बना दिया। बाकी चीज क्या याद रखना है यहाँ पे, वो देखो, इनकमिंग हाई गामा रे एनर्जी एक लाइन लिखा, दूसरा प्रोसेस क्या है, converted to 1000s of visible photons, right, converted to thousands of visible photons। ये क्या है, यहाँ से visible photons में कन्वर्ट होता है। यहाँ क्या बोला, अप्रोक्सीमेटली 20% जो है ये 1000 का जो इलेक्ट्रॉन, जो आपके जो विजिबल फोटोन्स जो जनरेट हो रहे हैं उसके अप्रोक्सीमेटली 20% कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो पाते हैं। फिर ये पार्ट जो है आपका पीएम ट्यूब, वो जो है, और ये प्री इसका जो ये पीएम ट्यूब जो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लिकेशन करता है एंड बिकम्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो प्री एम्पलीफायर को चला जाता है, राइट। और क्या इंपॉर्टेंट चीज लिखा है, स्टैटिस्टिकल अनसर्टेनिटीज की बात करें, राइट। उसके बाद क्या लिखा है इसने, लार्ज करंट या वोल्टेज, यदि लार्ज करंट और वोल्टेज होगा तो मोर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मोर इलेक्ट्रॉन्स मीन्स मोर सेंटिलेशन फोटोन्स आए थे, और मोर सेंटिलेशन नंबर ऑफ फोटोन्स इसका मतलब वो हाई एनर्जी के फोटोन्स था। मतलब अब ऐसे चलोगे, इधर से चलोगे
तो हाई एनर्जी वाला फोटोन यदि होगा तो लार्ज नंबर ऑफ या मोर नंबर ऑफ सेंटिलेशन फोटोन्स जनरेट होंगे, उससे मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो लार्ज करंट या लार्ज वोल्टेज होगा। और यहाँ पे जो स्टैटिस्टिकल अनसर्टेनिटी की जो बात करी है वो ये बात करी कि ये प्रोसेस जो है जो इनकमिंग गामा एनर्जी जो है जो अपनी एनर्जी डिपॉजिट कर रहा है वो एनर्जी हर टाइप पे ड्यू टू इट्स स्टैटिस्टिकल इंटरेक्शंस वो सेम नहीं होगा। मतलब वो ये प्रोसेस ही स्टैटिस्टिकल है। स्टैटिस्टिकल का मतलब होता है रैंडम, प्रोबेबिलिस्टिक है, तो एग्जैक्टली सेम नहीं होगा। तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ फोटॉन्स नहीं निकलेंगे। एक ही एनर्जी डिपॉजिट, जब एनर्जी भी डिपॉजिट होता है एग्जैक्टली सेम नहीं होगी। सेम एनर्जी डिपॉजिट होगा तो सेम नंबर ऑफ फोटॉन्स नहीं निकलेंगे। सेम नंबर फोटॉन्स निकल गए तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये वोल्टेज मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे होगा, थोड़ा बहुत का इधर उधर तो हो ही जाएगा। सो दिस इज ऑल रैंडम फेनोमेना। इसलिए स्टैटिस्टिकल अनसर्टेनिटी जो है वो रहेगी कि एनर्जी भी जो आएगी वो एग्जैक्ट नहीं आएगी, थोड़ी आगे पीछे थोड़ी आगे पीछे आनी है। तो फोटो पिक जो भी होगा वो ब्रॉड होएगा ही होएगा। जितना ज्यादा स्टैटिस्टिकल अनसर्टेनिटी होगी उतना ही ज्यादा ब्रॉडनिंग होगी। आप समझ रहे? जितना हाई नंबर ऑफ फोटॉन्स होगा काफी अच्छे काउंट्स आएंगे, बहुत बढ़िया पिक आएगा। तो आप देख सकते हो, ये एक्सपेरिमेंट आप लोग करके देख भी सकते हो। आप एक थोड़ा सा ज्यादा एक्टिविटी लेके देखो, एक पॉइंट शॉट बना लो कोई भी गामा कैमरा में, देखो उसका स्पेक्ट्रम जो होता है ना फोटो पे, जो स्पेक्ट्रम एनालाइजर जो होता है वहां क्लिक करके देखो। कम एक्टिविटी का करके देखोगे तो अलग पिक आएगा, ज्यादा एक्टिविटी होगी तो पिक का नेचर जो होगा ना वो चेंज हो जाएगा। वो आप ये एक्सपेरिमेंट तुम लोग करके खुद देख सकते हो एंड हैव ए फील अबाउट दैट। एक्टिविटी रख दिया, डिके हो रही है डिके हो रही है डिके हो रही है, तो ऐसा नहीं कि 2 घंटे में हाफ हो जाएगी। जैसे मान लो कि कोई भी एक एक्टिविटी ले लो, उसको कम करते जाओ, राइट। जैसे मान लो हर 6 घंटे पे एक स्पेक्ट्रम लिया, तो जो भी एक्टिविटी से आपने स्टार्ट किया था 6 घंटे के बाद लोगे तो आधी एक्टिविटी होगी, उसके 6 घंटे के बाद उसकी आधी होती जाएगी। तो वो स्पेक्ट्रम देखोगे तो वहां पे चेंजेस आपको अप्रिशिएट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, किस केस में हो रहे हैं कहाँ पे नहीं हो रहे हैं, उससे आपको पता चलेगा। स्टैटिस्टिकल अनसर्टेनिटीज का रोल समझ में आएगा। ठीक है, सो फार सो गुड। अब देखिए ये भी पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या प्रोसेस हो सकता है वो समझना। तो देखो एक तो क्या होगा, ये देखो यहां सोर्स है तो पहला दिखाया है ए जो है वो क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक है। मींस जो गामा फोटोन यहां से जो भी निकला था उसने अपनी एनर्जी कंप्लीटली ट्रांसफर कर दी। फोटो इलेक्ट्रिक जहां पर भी वर्ड आएगा हम उसको मान के चलेंगे कि फोटोन ने अपनी एनर्जी ट्रांसफर करी और वो डिसअपियर हो गया। ना वो उसका एग्जिस्ट, वो नहीं दिख रहा मुझे। उसकी जगह पे यदि कोई दिखेगा तो फोटो इलेक्ट्रॉन दिखेगा, लेकिन फोटो इलेक्ट्रॉन भी उसी मीडियम में मूव करते या ट्रैवर्स करते करते वो भी अपनी एनर्जी जो होगी वो कंप्लीटली डिपॉजिट कर देगा विद इन ए लिमिटेड टाइम पीरियड, और मे बी इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, नैनो सेकेंड्स में, पिको सेकेंड्स में। और वो हमें पता नहीं चलेगा। उसको जब यहां से लाइट जो निकलेगा, राइट, वो ये नहीं पता चलेगा कि इतने देर में निकला था, समझ गए? वो एक पॉइंट की तरह निकलेगा। मतलब ऐसा होगा कि ये गामा फोटोन गया और उसने अपनी पूरी की पूरी एनर्जी डिपॉजिट कर दी, उसके रेस्पेक्ट में इतने फोटॉन्स निकले थे लाइट। ठीक है, राइट। तो जहां पर भी फोटो इलेक्ट्रिक आएगा मींस कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हुआ, पूरा एब्जॉर्प्शन। दूसरा बी में, बी वाला पार्ट एक है, एक में क्या हुआ, कॉम्पटन भी हुआ और प्लस फोटो इलेक्ट्रिक हुआ। कॉम्पटन और फोटो इलेक्ट्रिक में क्या होगा, पहला चीज कि कॉम्पटन हुआ तो एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन जो भी कंप्लीट एनर्जी ट्रांसफर नहीं किया, पार्शियल ट्रांसफर किया, उस पार्शियल ट्रांसफर में एक कॉम्पटन इलेक्ट्रॉन निकला और बाकी जो फोटोन के पास जो रिमेनिंग एनर्जी थी वो आगे बढ़ा। लेकिन जो कॉम्पटन फोटोन जो था वो भी आगे जाकर के
एज ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तरह वो अपनी पूरी एनर्जी ट्रांसफर कर दे. सो दैट्स व्हाई इट हैज बिकम बोथ कॉम्पटन प्लस फोटो इलेक्ट्रिक. समझ में आ गया? राइट. तीसरा पॉसिबिलिटीज क्या है? सी की पॉसिबिलिटीज है. सी पॉसिबिलिटीज में क्या है? यहां पे आया फोटोन, राइट, और फोटोन ने अपनी एनर्जी जो थी, तो तीसरी पॉसिबिलिटीज क्या दिखाई यहां पे कि फोटोन जो है वो आया, कॉम्पटन स्कैटरिंग हुई यहां पे, राइट. तो एक तो फोटो कॉम्पटन इलेक्ट्रॉन जो निकलना था वो निकला, रिमेनिंग एनर्जी जो थी वो गामा फोटोन लेकर के आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये पूरा का पूरा इस क्रिस्टल के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, वो बाहर निकल जा रहा है. मतलब कुछ एनर्जी जो है, या ऐसा हो सकता है कि उसने रिमेनिंग उसको ऐसा एक स्पेस मिला कि वो सीधे बाहर निकल गया बिना डिपॉजिट किए एनर्जी. क्योंकि एटम में हमने देखा ही था कि न्यूक्लियस बहुत छोटा है और देयर इज वास्ट एम्प्टी स्पेस. इट्स assumptions इज लाइक दैट कि एक फुटबॉल का मैदान, उस फुटबॉल मैदान के सेंटर पे एक फुटबॉल न्यूक्लियस है एंड द होल फुटबॉल का मैदान जो है वो इलेक्ट्रॉन्स उसमें रिवॉल्व कर रहे हैं विथ वेरी हाई स्पीड के साथ. तो देयर आर वास्ट एम्प्टी स्पेस है. फिर एक तो एटम्स में एम्प्टी स्पेस है, प्लस में जो वो सॉलिड में है या लिक्विड है या किस स्टेट ऑफ मैटर है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि एक मोलेकुल से दूसरे मोलेकुल के बीच में इंटरमोलेकुलर डिस्टेंस जो है वो कितना है, या इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कितना है. सो उसके पास प्लेंटी ऑफ स्पेस है कि बिना इंटरेक्ट करे भी वो बाहर निकल जाए. करेक्ट. तो यहाँ पे क्या बनेगा, आपको जो सी वाला पॉसिबिलिटी जो है वो कॉम्पटन की बन गई. उसके बाद एक पॉसिबिलिटी क्या है, डी वाली पॉसिबिलिटीज. डी की पॉसिबिलिटीज में क्या है, यहां पे क्या दिखा है, यहां पे फोटोन जो था डी में फोटो इलेक्ट्रिक हुआ, राइट. फोटो इलेक्ट्रिक जब हुआ तो उस केस में जब भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा तो के सेल का इलेक्ट्रॉन निकलेगा. अब जब के सेल का इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उस केस में जो वैकेंसी क्रिएट हुई वो हायर सेल का इलेक्ट्रॉन, हायर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन जो है वहां पे जंप करेगा, और वो जब जंप करता है तो वहां पे कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे निकलता है. लेकिन वो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे जो है अगेन उसमें एब्जॉर्ब नहीं हुआ, वो भी वास्ट एम्प्टी स्पेस है, उसमें बिना इंटरेक्ट किए वो एस्केप हो गया. समझ गए? मतलब उसने अपनी एनर्जी डिपॉजिट नहीं करी क्रिस्टल में. तो एनर्जी डिपोजिशन जो भी हुआ वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के चलते जितना हुआ था वो उतना ही हुआ. जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे जो निकला वो बाहर चला गया. तो एक पॉसिबिलिटीज ये बनेगी. उसके बाद ई वाली पॉसिबिलिटीज. ई पॉसिबिलिटीज क्या है, देखो ई जो है ये इधर की तरफ लेड शील्ड लगा हुआ है. परफेक्ट एग्जांपल है वही थायराइड प्रोब का. समझ गए? वो ध्यान में रखना है. इधर भी लेड शील्ड, इधर भी लेड शील्ड. लेड शील्ड मतलब कॉलीमीटर का लेड, कॉलीमीटर लेड का बना हुआ, ठीक है. और देखो इधर की तरफ फिर गैप है, वही आपको जो गैप दिखा, राइट, ठीक है. सिर्फ इस शेप का डिफरेंस होगा, यहाँ पे पैरेलल दिखाया, वो वहां पे फ्लैट फील्ड की तरह दिखाया, ठीक है. तो दूसरी पॉसिबिलिटी जो है ई वाली बन रही है. ई वाली पॉसिबिलिटी क्या है, कॉम्पटन स्कैटर फोटोन फ्रॉम लेड शील्ड. अब देखो क्या हुआ, यहां से आया, इसने अपनी एनर्जी जो है इस लेड शील्ड में यहां पे पहुंचा, और जो भी यहां जो कॉम्पटन स्कैटरिंग जो भी हुई, मतलब इन द सेंस कि एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा या नहीं निकला होगा, उसने अपना सीधे डायरेक्शन चेंज कर दिया, टकराया और टकराने के बाद वो डायरेक्शन चेंज किया. लेकिन जब डायरेक्शन चेंज किया तो वो डायरेक्शन किधर की तरफ गया, क्रिस्टल की तरफ गया. उसको चला था इधर की तरफ, लेकिन यहां से टकराने के बाद इधर की तरफ जा रहा है. तो इस प्रोसेस, यहां जो कॉम्पटन स्कैटरिंग जो हुई है यहां पे, इसके चलते जो इसका एनर्जी रिडक्शन हुआ है वो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा. उस एनर्जी रिडक्शन के बाद की जो एनर्जी जो होगी वही एनर्जी इसके अंदर डिपॉजिट हुई है. और जितनी एनर्जी डिपॉजिट हुई है, मतलब अब हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे कंप्लीट एनर्जी डिपॉजिट कर रहा है, तो जितनी एनर्जी डिपॉजिट हो उसी जगह पे पिक दिखेगा. और पिक तब दिखेगा जब इस टाइप का
नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा आएंगे, एक ही दो आएगा तो वैसे भी पिक नहीं दिखेगा। यदि मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स, उतनी ही एनर्जी वाले ये करे, स्कैटर फोटोन में उतना ही एनर्जी लॉस हो और बाकी उधर जाकर के डिपॉजिट करें, देन ओनली पीक विल अपीयर। ठीक है जी। सो ई जो होगा वो क्वांटम स्कैटर फोटोन फ्रॉम द लेड सिल्ट आएगा। दूसरा तीसरा जो है वो एफ वाला है, एक इधर की तरफ, वो वहां पर भी कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे फ्रॉम द लेड सिल्ट। देखो एफ को क्या दिया यहाँ पे, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ एक दूसरी फेनोमेनन हो रही है। यहाँ पे ये हो रहा है कि ये फोटोन जो है वो इस लेड सिल्ट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। और जब लेड सिल्ट से इंटरेक्ट करेगा, राइट, तो क्या होगा, यहाँ पे लेड सिल्ट के साथ इंटरेक्ट करेगा तो ये अपनी पूरी की पूरी एनर्जी देगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा तो फिर के सेल का जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उससे फिर जंप करेगा हायर ऑर्बिट से लोअर उस ऑर्बिट की तरफ आएगा जहां पे वैकेंसी है अपर ऑर्बिट से। तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे जो निकला है वो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे से यहां निकलेगा, और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे जो निकला है उसकी एनर्जी जो है फिर आकर के इस क्रिस्टल में डिपॉजिट हो रही है। तो लेड का है तो के सेल में देखोगे तो 82 केवी के आसपास का आता है उसका के सेल का बाइंडिंग एनर्जी। तो जो होगा वहां पे जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा तो 82 केवी का रफली जो है वो एक्सरे पिक निकलेगा, और वही 82 केवी वाले सारे के सारे जब यहाँ पे डिपॉजिट होंगे तो 82 केवी का एक पिक आएगा, दिखेगा, जो कैरेक्टरिस्टिक्स व्हाई इट हैज अपीयर्ड बिकॉज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे फ्रॉम द लेड सिल्ट की तरफ से। ठीक है जी, सो फार सो गुड, अभी तक सही है, पक्का, बढ़िया, ओके फाइन। ये स्लाइड जो है वो एक क्या दिखा रहा है, सैंपल स्पेक्ट्रोस्कोपी सिस्टम आउटपुट। अगेन सैंपल आउटपुट बता रहा है, रियल नहीं बात कर रहा है, ठीक है। पहली चीज आउटपुट कैसा होगा, और दूसरी क्या लिखा, आइडियल एनर्जी स्पेक्ट्रम कैसा होगा, आइडियल एनर्जी स्पेक्ट्रम कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे देखो ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है, दो ग्राफ पे दिया, एक ग्राफ में यहां पे लिखा है टाइम और इधर पे लिखा है पल्स एम्पलीट्यूड। जो फोटो मल्टीप्लाइड ट्यूब सॉरी जो एम्पलीफायर से जो आउटपुट आया, एक एक करके आउटपुट आएगा, एक पल्स आया हिट किया, उसकी प्रोसेसिंग होगी, उसका एक पल्स जनरेट होएगा, उसका एक एम्पलीट्यूड होगा, कितना तक उसका मैक्सिमम हाइट क्या है, राइट। पल्स हाइट एनालाइजर जो होगा वो हाइट की एनालिसिस कर लेगा, समझ गए, राइट। पल्स हाइट एनालाइजर जो होगा, जो जैसे वो पल्स एम्पलीट्यूड आएगा उसकी हाइट की एनालिसिस करने में सक्षम है, करेक्ट। पल्स हाइट एनालाइजर का ही काम था ना, जो सिंगल चैनल एनालाइजर और मल्टी चैनल एनालाइजर हम लोगों ने यूज करा था, ठीक है। सो ये जो पल्स का एम्पलीट्यूड कितना था वो ये बता रहा है इस एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे क्या है, पल्स का एम्पलीट्यूड है, और यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है कि ये पहला पल्स आया तो इसका एम्पलीट्यूड इतना था, ठीक। ये एम्पलीट्यूड को ऐसे ही एक्सिस को जस्ट ऐसे रिवर्स कर दो 180 डिग्री, इसको ऐसे करके घुमा दो, आप समझ गए, आप 90 डिग्री इसको रोटेट कर दो, तो ये जो डिस्टेंस जो दिख रहा है वो ये डिस्टेंस है एनर्जी पे, वही वोल्टेज वो एनर्जी कितना डिपॉजिट हुआ था वो बता देगा, समझ गए। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पल्स आया, उसके बाद थोड़ी देर के बाद एक दूसरा पल्स आया, फिर तीसरा पल्स आता है, फिर चौथा आता है, पांचवा आता है, इस ढंग से आता है, और पल्स हाइट एनालिसिस होते जाता है कि वो किस एनर्जी का था। यहाँ बिन्स बने हुए हैं, एनर्जी के बिन्स बने हुए हैं, बिन्स मतलब एक एक एनर्जी का चैनल बना हुआ है कि 1 kV 1 to 2 kV, नेक्स्ट kV 3 kV 4 kV 5 kV, ऐसे ऐसे करके बने। यदि 5 kV का फोटोन आया तो 5 k में एक प्लस हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम पे यदि फिर 5 का आया तो वो प्लस होते जाता है, समझ गए।
तो वैसे ही करके फिर इधर की तरफ जो है नंबर ऑफ काउंट्स जो आ जाते हैं बाद में, और इधर की तरफ पल्स का एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है, पल्स एम्पलीट्यूड होता है, ऐसे करके स्पेक्ट्रम बनता है, ठीक है। अब आइडियल क्यों बोला? आइडियल में बोला कि देखो एक फोटो पिक जो होगा वो एक सिंगल लाइन की तरह अपीयर होगा, यदि आइडियल बिल्कुल होगा तो ब्रॉडनिंग नहीं होगी, समझ गए? देखो कहीं भी ब्रॉडनिंग नहीं दिखाई, तो इस केस में क्या क्या आएगा, हमारा एक रीजन जो होगा कॉम्पटन का रीजन होगा कि ये वाले सारे फोटोज जो आ रहे हैं वो किस कारण से आ रहे हैं, ये कॉम्पटन स्कैटरिंग हुई है, इन्होंने क्या करा है, इन्होंने पूरी की पूरी एनर्जी अपनी क्रिस्टल में नहीं दी है, या तो क्रिस्टल के साथ कॉम्पटन स्कैटरिंग हुई और बाकी जो रेस्ट जो कॉम्पटन स्कैटर फोटोन जो था वो एस्केप होकर के बाहर चला गया था, समझ गए? तो जो रिमेनिंग एनर्जी जितनी डिपॉजिट हुई थी उसी का ये पॉइंट आए, चाहे यहाँ आए, यहाँ आए या यहाँ पे आएगा, समझ गए? तो ये कॉम्पटन का एक रीजन बनता है। फिर उसके बाद क्या होता है, एक कॉम्पटन एज होता है, यहाँ के बाद अब देखो सीधे ये नीचे की तरफ आ रहा है, एक सीधे एक शार्प एज दिख रहा है। अब यहाँ के बाद एक डिप ऐसे करके दिख रहा है, और ये डिप जो है वो मल्टीपल कॉम्पटन स्कैटरिंग का डिप है, याद रखिएगा। किसका डिप है? मल्टीपल कॉम्पटन स्कैटरिंग का। ये भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि जो कॉम्पटन एज के बाद का ये डिप क्यों आ रहा है, व्हाई इट इज कमिंग लाइक दिस, और व्हाट इज द रीजन फॉर दिस। तो इसका रीजन क्या है, मल्टीपल कॉम्पटन स्कैटरिंग। मल्टीपल कॉम्पटन स्कैटरिंग में क्या होगा कि क्रिस्टल के अंदर एक फोटोन गया, एक पॉइंट पे वो क्या हुआ, स्कैटरिंग हुई, फिर दूसरे पॉइंट पे जाकर के स्कैटर हो गया, फिर तीसरे पॉइंट पे स्कैटर हो, क्रिस्टल के अंदर ही घूमते रहा, घूम रहा है, उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, लेकिन हर इंटरेक्शन में वो अपनी कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो लूज करते जा रहा है, और फाइनली पूरी की पूरी उसकी एनर्जी जो है, कॉम्पटन स्कैटर फोटोन की भी पूरी की पूरी एनर्जी जो है वो क्या हो रही है, उसी क्रिस्टल में डिपॉजिट हो जा रही है। तो वो जनरली वो कहां पे आएगा, जस्ट अराउंड फोटो पिक से, जस्ट फोटो पिक से पहले आएगा, क्योंकि यदि 140 keV का फोटोन ओरिजिनल था प्राइमरी, तो स्कैटर हो करके भी कुछ एनर्जी का लॉस हुआ होगा, तो आसपास में जो एनर्जी जो उसने उसमें डिपॉजिट जो करी है वो 140 के आसपास की ही एनर्जी होगी, इसीलिए उसका अपीयरेंस जो है वो फोटो पिक के जस्ट पहले आता है। और ये सबसे कम क्यों होता है, क्योंकि ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी, मल्टीपल स्कैटरिंग होने की प्रोबेबिलिटी कम है, इसलिए यहाँ पे डिप की तरफ दिखता है। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, ओके। तो मैंने चूंकि दिख लिया यहाँ पे, इसलिए इसको यहीं पे एक्सप्लेन। बढ़िया, हम तो सोच रहे थे कि यहीं पे बंद कर देते हैं, हा? तो ये अब आगे तो समझने की जरूरत नहीं है, सारी चीज तो बता दिया स्पेक्ट्रम के, क्यों कौन सा पार्ट आता है, हा? चलेगा, यहाँ पे बंद कर दें आज। बाकी जो है वो तो सिर्फ वही वो उसी चीज का डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, फिर से हम एक बार दोबारा बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको, और कुछ नहीं, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, वो जो आपको ऑलरेडी पता है। सो देर इज नो नीड टू इलस्ट्रेट, बट ठीक है, एक ब्रीफ में यदि आप देखो तो उस केस में वही हो रहा है कि जो गामा फोटोन जो है वो अपनी एनर्जी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को दे रहा है बेसिकली, और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट हो जा रहा है, और जनरली जो इजेक्ट जो भी होएगा वो उसको उसको वो उसको फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि केसेल ही होगा, वो डिपेंड करेगा, मोस्ट प्रोबेबल हो सकता है केसेल का हो, लेकिन इंटरेक्शंस उसी के साथ होगा, वो डिपेंड करेगा गामा रे की एनर्जी किस किस सेल के साथ मैच कर रही है, रेजोनेट हो रही है, उसके आसपास जो भी एनर्जी का होगा उसी के साथ जाकर के उसी को हिट करेगा, मतलब वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए रफली,
जब वाइब्रेशन सेम होगा दोनों का तो वहीं पे रेजोनेंस होगा और वहीं पे हिट होएगा, दिस विल गो। ऐसा नहीं होगा, समझ गए? याद रखिएगा, यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इंपॉर्टेंट वही है कि एनर्जी जिस सेल के साथ मैच करेगी उसी सेल का इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। मोस्टली के सेल वाला जाता है, मोस्ट प्रोबेबल जो होता है वो के सेल का होता है। और यही जो भी एनर्जी जो होगी ये एच न्यू, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको एक एनर्जी, ये जितनी एनर्जी जो होगी वो डिपॉजिट करेगा, वो वहीं पे जा करके वो पिक अपीयर होएगा। बेसिकली मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इतना था। कॉम्पटन स्कैटरिंग में वो एंगल का जो दिखाया आपको कि उसने एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट किया, वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होएगा। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा है, लेकिन उसने अपनी पूरी की पूरी एनर्जी नहीं दी है, वो पार्शियल एनर्जी इसने ट्रांसफर किया और रिमेनिंग एनर्जी को लेकर के वो दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। अब ये एब्जॉर्ब होगा, उसके अंदर मल्टीपल टाइम इंटरेक्ट होगा तो मल्टीपल स्कैटरिंग के चलते वो डिप बनेगा जो फोटोपिक के जस्ट पहले होगा, और नहीं तो ये यदि बिल्कुल एस्केप कर जाएगा तो जो प्राइमरी एनर्जी जो थी और जो फोटो इलेक्ट्रिक यहाँ जो इजेक्शन से जो खर्च हुआ था, जो माइनस करोगे तो वहां उसके ही, जैसे मान लो कि प्राइमरी एनर्जी थी जितनी भी, उस एनर्जी का जो खर्चा जो हुआ वो फोटो इलेक्ट्रॉन को निकलने में हुआ, राइट। तो ये जितनी एनर्जी एक फोटो इलेक्ट्रॉन को निकालने में और फोटो इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी ट्रांसफर हुई थी वही एनर्जी का उधर की तरफ ट्रांसफर होएगा, अपीयर होएगा आपके उसमें, क्योंकि ये एनर्जी जो थी फोटो कॉम्पटन इलेक्ट्रॉन की, ये बिना इंटरेक्शंस के बाहर चली गई, और इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत है। इसीलिए वो कंटिन्यूम आता है उसका, कि वो डिपेंड करता है कि वो एक पर्टिकुलर किस एंगल से ये हुआ, किस एंगल से जाकर के कॉम्पटन स्कैटरिंग हो रही है, वो एंगल डिसाइड करेगा कि ये फोटो इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई है या ये रिमेनिंग कितना लेकर के जा रहा है। समझ गए? यू गॉट इट? ठीक है, ओके। वो आपने एंगल थीटा जो था वो देखा। अब क्या है, जो कॉम्पटन इलेक्ट्रॉन जो होगा, जो कॉम्पटन इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफर हुई है, वो एनर्जी पूरी की पूरी जो होगी वो क्रिस्टल में डिपॉजिट हो जाएगी, और वो एनर्जी, इट इज दैट एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ थीटा। अब चूंकि थीटा का वैल्यू अलग अलग हो सकता है, इट कैन रे स्टार्ट्स फ्रॉम 0 to 180 डिग्री, राइट। तो 0 to से 180 डिग्री तक का जब होगा तो ई इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी जो ट्रांसफर होगी वो एनर्जी डिफरेंट होगी। मीन्स यदि मान लो कि 0 से 180 डिग्री देख रहे हो तो 0 डिग्री पे, 1 डिग्री पे, 2 डिग्री पे, 3 डिग्री पे, ऐसे ऐसे करके 180 डिग्री तक का भी लोगे तो आपको पास कितने पॉइंट्स मिलेगा? 180 पॉइंट्स मिल जाएंगे। समझ गए? तो कॉम्पटन जो कंटिन्यूम जो दिख रहा है, आप समझ गए, 180 पॉइंट्स मिल गए ना, 180 एनर्जी मिलेगी, डिफरेंट एनर्जी का फोटोन्स जो होगा वो वहां पे अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होगी उस क्रिस्टल में डिपॉजिट हो सकती है। दिस इज पॉसिबिलिटीज है, तो इसलिए आपको वहां पे क्वांटम कंटिन्यूम दिखता है। आप समझ पा रहे हैं सारे लोग? ये इसके चलते, बाकी तो अलग अलग टाइप का है, वो मैथमेटिकली उसने कैलकुलेट किया है, लेकिन मोटा मोटी आपको ये बात समझना है, जो वहां पे जो आपको एक्सप्लेन करना होगा आपको ऐसे ही एक्सप्लेन कर सकते हो कि चूंकि उसका फंक्शन है इसलिए। और यहाँ पे एजम्पशंस क्या था हमारा, हमने ये अस्यूम कर लिया कि बाकी एनर्जी जो थी, स्कैटर फोटोन जो था, अब वो फर्दर इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, वो बाहर निकल जा रहा है। समझ गए? इसलिए हम बोल रहे हैं कि कॉम्पटन जो कॉम्पटन इलेक्ट्रॉन जो होगा उसी की एनर्जी जो होगी उसके अंदर डिपॉजिट होगी। ठीक है जी, राइट। वही देखो कॉम्पटन कंटिन्यूम मिलेगा आपको, थीटा का वैल्यू जब पाई होगा, समझे? तो कॉम्पटन स्कैटरिंग को जो होगा
पाई के केस में -1 वैल्यू होता है, तो देखो 1 माइनस कॉस थीटा था वहां पे, उसी क्वेश्चन में था ना इलेक्ट्रॉन वाले 1 माइनस कॉस थीटा लिखा हुआ था, तो ये 2 हो जाएगा, समझ गए। तो उस समय पे क्वांटम इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम एनर्जी मिलेगी, समझ गए। तो जब थीटा पाई होगा तो उस जगह पे क्या मिलेगा मुझे, क्वांटम एज मिलता है, याद रखिएगा। सो व्हाई इट हैज कम, इट इज बिकॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू पाई, और ये क्या है, थीटा इज इक्वल टू 0। आपको बताया था ना 0 से लेके 180 डिग्री तक, मतलब 180 पॉसिबिलिटीज है, राइट, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉसिबिलिटीज है कि इतने एंगल्स बनेंगे तो इतनी एनर्जी जो होगी उसके अंदर डिपॉजिट होगी। इज इट करेक्ट? फाइन, आगे चलो। ये क्वांटम इसलिए कंटिन्यूम बनता है, ठीक है। ये आपका फोटो पिक है, ठीक है। और ये जो डिफरेंस जो दिख रहा है यहाँ पे, ये एनर्जी डिफरेंस जो है, यही एनर्जी वो क्वांटम स्कैटर फोटोन जो था वो लेके चला गया था बिना इंटरेक्ट के, इसलिए इसके बीच में कुछ नहीं आया। लेकिन यदि यही मल्टीपुल, ये क्वांटम स्कैटर्ड फोटोन जो है, यदि ये मल्टीपुल स्कैटर्ड हुआ होता तो यहाँ पे नीचे की तरफ एक छोटा सा पिक आता है जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, इसलिए इधर की तरफ वो आ जाता है, करेक्ट, फाइन। बहुत बढ़िया जी, इसको छोड़ दो, वही वो हर चीज का उसने अलग अलग ये डिफरेंट रीजंस बताए हुए हैं कि किस टाइप का पॉसिबिलिटीज बनेगा। यहाँ पे देखो लिखा है कि कैलकुलेट किया टेक्नीशियन सोर्स के लिए बनाया है, कुछ थ्योरेटिकल कैलकुलेट करते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंटली जो आता है। थ्योरेटिकल कैलकुलेशन हमेशा जो होगा वो शार्प की तरफ होगा, लेकिन ये जो रियल स्पेक्ट्रम जो होगा वो स्मूथ टाइप का होता है, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा जो हमने मैथ में जो भी एक्सप्लेनेशन हम दे रहे हैं उसको। आई थिंक विल स्टॉप इट हियर, नहीं यहाँ पे हम इसको स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।